बारिश छोटी सी हो रही है, अगर उस पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है तो निश्चित है कि वो पानी जमा होगा। बारिश की मात्रा का और उस बारिश की मात्रा का के होने के बाद उसका जो डिसिपेशन है, मतलब जो फैलता है जिस ढंग से, उसका अध्ययन करके अगर अपन डेवलपमेंट करेंगे तो निश्चित है कि बाढ़ जैसी स्थिति से बचा जा सकेगा। इस बार का ओवरफ्लो मतलब उसकी निकासी में हमने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवरोध होने के कारण वो पानी ने अलग रास्ते अख्तियार किए। उसको नदी हम बोल रहे हैं, एक्चुअली हमने उसकी इतनी दुर्दशा कर दी कि वो नदी बची नहीं है। नदी वो एक्चुअली नाला ही बन गया है। नदी के पात्र में कोई भी कंस्ट्रक्शन करना हमारे लिए हमेशा धोखादायक ही ठहरना है। नदी के पात्र में कुछ थोड़ी 2-4 कॉलम भी अगर बना दिए गए तो वो नदी के बहाव को प्रभावित करते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि हमेशा ये आदमी दुखी हो जाएगा या ये आदमी हमारे अगेंस्ट में मोर्चा लेके आ जाएगा। जी जी, ओके। तो सर ऐसे में इन फ्यूचर ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशन ली जा सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। आज हमारे साथ है डॉक्टर यशवंत काटपटाल, HOD VNIT। सर रिसेंटली जो नागपुर में फ्लड आया था उसके रिगार्डिंग सर काफ़ी पॉलिटिक्स हुई और उसमें ऐसा पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि एक्सेस रेन को लेके जो है ये स्थिति आई थी। तो सर इसमें कितनी फैक्ट और कितना फिक्शन है? कोई कुछ भी कहे, बेसिक चीज़ ये है कि जो क्लाइमेट है वो अपना काम करेगी। बारिश कभी भी आ सकती है और पिछले 100 साल का रिकॉर्ड हम देखें तो कई बार ज़्यादा बारिश भी आई हुई है। किस तरह से हम व्यवस्थापन करते हैं अपना, वो बारिश के हिसाब से ही अपने को सोचना पड़ेगा। अगर हम बारिश की मात्रा का और उस बारिश की मात्रा का के होने के बाद उसका जो डिसिपेशन है, मतलब जो फैलता है जिस ढंग से, उसका अध्ययन करके अगर अपन डेवलपमेंट करेंगे तो निश्चित है कि बाढ़ जैसी स्थिति से बचा जा सकेगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सिर्फ नागपुर में ही नहीं, बहुत सारे शहरों में, इंडिया में कई शहरों में ये बात देखी जा रही है कि शहरों के बढ़ने की जो रेट है, उसकी जो मतलब वेलोसिटी है, वो कंट्रोल के बाहर हो गई। हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि हमारे शहरों को हम किस तरह से उसका संपादन करेंगे, किस तरह से प्रबंधन करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि हमारी शहरों को बसाने की या उसको व्यवस्थापन करने की जो हमारी पद्धति है वो पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पा रही है। शहर अपने आप ही बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं या उसमें जो आपदाएं आती हैं, उसके हिसाब से फिर हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सिर्फ कोशिश करते हैं। बारिश का भी ऐसा ही है। बहुत सारी जगह हम देख रहे हैं कि बारिश छोटी सी हो रही है, अगर उस पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है तो निश्चित है कि वो पानी जमा होगा। तो सर ऐसे में बारिश का तो रूल आउट हो गया है चांसेस, लेकिन फिर भी जो अपने पॉलिटिशियंस है या एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने ये बैक किया है कि नागपुर में जो बारिश हुई थी उन 4 घंटों के दरमियान, हालांकि वो बारिश सिर्फ 116 mm ही कुछ थी, जहाँ पे हम देखते हैं नागपुर में 200 प्लस 300 प्लस भी हुई है। तो ऐसे में बारिश अगर नहीं है तो फॉल्ट आपको कहाँ लग रहा है? नहीं, बारिश तो हुई थी, अपन ये नहीं कह सकते कि बारिश नहीं थी। बारिश हुई थी और उसके नैसर्गिक कारण भी थे कि वो चीज़ हुई। जैसे मैंने बताया कि जो बारिश हुई, अब उसके 2 दिन पहले से भी बारिश हो रही थी जी। मतलब हमारे यहाँ टेक्निकल वर्ड होता है कि जिसको हम कहते हैं कि एंटीसीडेंट मॉइस्चर कंडीशन, मतलब पहले कितना गीला था। पहले अगर कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, गीला था, तो निश्चित है कि जो इंट्रैक्शन होगा, पानी सोखा जाएगा या एक्यूमुलेट जो पानी जमा होता है एक जगह, इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। तो पहले से बारिश हो रही थी, इसलिए क्या हुआ कि वो पानी अंदर गया ही नहीं पूरा, और जितना पानी बरसा और वो कम समय में बरसा, लगभग 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वो बरसात हुई। तो जो 100 mm के थोड़ा कम बारिश हुई, तो ये जो बारिश हुई कम समय में, कम एरिया में वो बारिश हुई, वो अंबाझरी कैचमेंट के पीछे वाड़ी तक वो ज़्यादा था कंसंट्रेशन, तो उस कारण वो सारा पानी एक पर्टिकुलर एरिया से आया और वो कारण रहा। क्योंकि अगर बारिश नहीं होती, मान लीजिए अगर 3-4 दिन पहले से बारिश नहीं होती और ड्राई रहता, तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती थी। ओके, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती थी। तो वो होने के कारण, और आगे भी जो हम ये जो था उसकी निकासी का जो मार्ग था, पानी के निकासी का जो मार्ग, क्योंकि अंबाझरी ओवरफ्लो हर साल होता है। ओवरफ्लो तो हमें आदत है कि अंबाझरी ओवरफ्लो, हम तो राह देखते रहते हैं कि ओवरफ्लो। लेकिन इस बार का ओवरफ्लो मतलब उसकी निकासी में हमने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवरोध होने के कारण
वो पानी ने अलग रास्ते अख्तियार किए, जी। अलग जगह से गया और एक हमें नया अनुभव हो गया कि ये किस तरह से पानी जी। चलता है, जिसके हमने कल्पना भी एंटिसिपेशन नहीं की थी। जी। तो सर अंबाझरी जैसे इस फ्लड के काफ़ी सेंटर में रहा, वहाँ पे सर एक और बात आ गई है कि विवेकानंद स्मारक। हाँ सर इस पे जो डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है नासिक, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने भी रेड फ्लैग दिया था, जो स्ट्रक्चरल है उसके ऊपर की काफ़ी मसले है करके, जो अंबाझरी की वॉल है वो अगर ब्रीच हो जाती, या इस स्ट्रक्चर को लेके आपको क्या लगता है कि ये इसने कितनी प्रॉब्लम क्रिएट की है? सिर्फ यही स्ट्रक्चर नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी हमें ये भी सोचने का समय आ गया है कि जैसे अंबाझरी है और अंबाझरी में जो अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर है रिजर्वायर में और उसके ओवरफ्लो का जो प्रॉब्लम है, हमें नए सिरे से हर चीज़ सोचनी पड़ेगी अभी, और उस पानी के निकासी का नए सिरे से प्रबंधन करने का विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पानी अभी उसकी मात्रा भी बढ़ रही है, क्योंकि ऊपर जो अंबाझरी का कैचमेंट है उस कैचमेंट में भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। पीछे MIDC की तरफ से भी कंस्ट्रक्शन बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे उसके कारण उसका प्रभाव भी इस पर पड़ेगा। तो हमें नए सिरे से निश्चित है कि मेरा तो हमेशा से कहना है कि नदी के पात्र में, नदी कहीं भी हो, नदी के पात्र में कोई भी कंस्ट्रक्शन करना हमारे लिए हमेशा धोखादायक ही ठहरने वाला है। मतलब चाहे आप यहाँ करें चाहे आगे जाके करें, कहीं भी। और अगर आप नदी के, क्योंकि देखिए नदी जब बहती है ना, तो नदी साल में अब उसको नदी हम बोल रहे हैं, एक्चुअली हमने उसकी इतनी दुर्दशा कर दी कि वो नदी बची नहीं है, नदी वो एक्चुअली नाला ही बन गया है। जी। तो पर नदी निश्चित है कि उसको साल में एक बार ऐसा होता है कि जब जैसे 90 अभी पानी गिर गया 2 घंटे में 90 mm, तो वो अपने फुल पात्र में बहेगी, मतलब उसका जो जितना चौड़ाव है उस पूरे में बहेगी। इसका मतलब वो एरिया जो 100 mm या 150 mm अगर बारिश होती है, वो जो मैक्सिमम रेनफॉल जिसको हम कहते हैं, अगर वो हो रही है तो उसको बहने के लिए जो पात्र लगता है वो हम नदी का पात्र कहेंगे। उस नदी के पात्र में हमें किसी भी तरह का अवरोध, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने से हमेशा बचना चाहिए जी। और ये रूल जो है ये है ही रूल, ये रूल है। हम क्या करते हैं कि हमें सेंसिटिव होने के कारण हम कई बार थोड़े से ऐसे अति उत्साह में कुछ डिसीजन ऐसा ले लेते हैं जहाँ पर, या फिर हमें लोगों के साथ जो हमें लोग भी करते हैं, मतलब कई बार लोग भी कंस्ट्रक्शन कर डालते हैं नदी के पात्र में, कुछ थोड़ी 2-4 कॉलम भी अगर बना दिए गए तो वो नदी के बहाव को प्रभावित करते हैं। अगर आपने बीच बीच में कॉलम ही बना दिए या बराबर डिज़ाइन नहीं किया तो वो नदी के पात्र को प्रभावित करेंगे। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन नदी के पूर्व वाले क्षेत्र में, जिसको हम पूर्व बोलते हैं, जहाँ पर पूर्व यानी क्या, मैक्सिमम बारिश अगर होती तो पानी को निकलने के लिए जगह चाहिए, सीधी बात है। अगर वो नहीं होगी, उसमें अगर हम हाइड्रोलिकली साइंटिफिकली नहीं सोचेंगे तो ये प्रॉब्लम आना ही आने। सर इसमें एक जो हर शहर की एक टोपोग्राफी होती है, हाँ, उसका और उसमें सीमेंटीकरण जो अपने यहाँ पे काफ़ी हो रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि इन फैक्टर्स का कितना रोल रहा होगा? हाँ, हमारी स्टडीज़ भी हैं इसमें, इस प्रश्न से संबंधित हमारी PhD स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्टडीज़ हैं कि उन्होंने ये पता किया है कि मतलब एक मेरे साथ थे डॉक्टर तोसीफ अहमद, अभी वो बाहर प्रोफेसर हैं, आउटसाइड इंडिया है। तो उनकी स्टडी ये थी, मैंने उसको एक टॉपिक दिया था कि कितना प्रभाव पड़ता है। यही चीज़ थी कि जब ये पक्का होते जाता है तो उसके बहाव के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको हम रन ऑफ बोलते हैं इंग्लिश में। वो रन ऑफ कितना बढ़ता है, कितने % बढ़ता है। तो जब एक सिटी बनती है, अगर आप सिटी की तुलना किसी गांव वाले क्षेत्र से करें तो गांव वाले क्षेत्र में जो रन ऑफ यानी जो बहाव वाला पानी की उपलब्धता बहाव के लिए, उसको हम रन ऑफ बोलते हैं। तो गांव वाले क्षेत्र में जो रन ऑफ जो अवेलेबल होता है, यानी बहने वाला पानी जो अवेलेबल होता है, वो टोटल बारिश का कम से कम 40 से 50% ही होता है जी। उससे भी कम हो सकता है, कभी कभी हो सकता है वो 30% ही हो। अच्छा, ठीक है। लेकिन जब शहरों में हम आते हैं तो वो टक्का बढ़ के, मतलब टोटल बारिश समझ लो 100 mm हुई, तो जो पानी जनरेट होगा वो करीब 50-60% हो जाएगा, क्योंकि ये पक्का होते जाता है जी। राइट। लेकिन अभी उसकी भी उस सीमा से भी हम आगे आते जा रहे हैं, और वो जो 60-70% होना चाहिए शहरों में, जिसको हम मैनेज कर पाते हैं, जिसके हिसाब से हमारी नालियाँ डिज़ाइन होती हैं, हमारी स्टॉर्म वाटर डिज़ाइन होती है, वो सब होता है, वो 60-65% ज़्यादा से ज़्यादा 70% पानी ले आने की क्षमता में होती है। ओके। उससे ज़्यादा अगर आया तो फिर उसको हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, हमने इतना पक्का कर डाला है सभी जगह, सिर्फ नागपुर की नहीं है, काफ़ी शहरों में ऐसा होता है, मुंबई, पूना, सभी जगह ऐसा होता जा रहा है
कि वो जो बहने वाला पानी जो होता है वो कभी कभी 90% तक अवेलेबल हो जाता है। 90% यानी अब 100 में बारिश हुई तो उसका 90% आपको पानी जो है बहने के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो वो पानी प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि आपने उसकी व्यवस्था ही नहीं की। जो 20% एक्स्ट्रा पानी है, जो 20% एक्स्ट्रा पानी जमा हो गया है, उसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं था जी। ठीक है, एक तो ये तो क्वांटिटी हो गई। दूसरी एक बात हो गई कि वो किस तरफ जाएगा, उसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी कि वो उसका प्रबंधन इस ढंग से भी होना चाहिए कि पानी बहेगा तो किस तरफ बहेगा। तो उसके हिसाब से अब दो चीज़ें होती हैं, या तो अपने आप पानी नेचर जो है अपने आप डिसाइड करता है कि वो किस डायरेक्शन में पानी बहना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप अगर अच्छी व्यवस्थापन में बिलीव करते हैं तो आप खुद उसको दिशा दें, आप खुद उसकी मतलब दैट इज़ नोन एज गुड मैनेजमेंट। अगर एक गुड मैनेजमेंट है, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें होंगी, मैं मैनेज कर रहा हूँ मतलब मेरे हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन वो चीज़ अगर नहीं होती तो पानी फिर अपने आप जाएगा। तो ये चीज़ हो रही है कि रन ऑफ इज जनरेटिंग मोर, रन ऑफ ज़्यादा जनरेट हो रहा है और उस रन ऑफ के बारे में हमने सोचा नहीं है जी। सर इन सब में जैसे अपन बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट ये उठते आता है जो अनऑथोराइज्ड लेआउट वगैरह है, जो सिटी आपने बताया कि ग्रोथ एक एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ते जा रही है। ऐसे में जो अनसैंक्शन्ड लेआउट्स वगैरह है, इनमें जो सीवेज वाटर या इनकी जो मैकेनिज्म है, इससे कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है फ्लड वाली सिचुएशंस में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया में सारे सिटीज़ में ये देखा जा रहा है कि द पेस ऑफ ज़मीन की ज़रूरत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ज़मीन जैसे बढ़ती जाती है तो फटाफट लेआउट्स बढ़ते जाते हैं, और लेआउट को मैनेज करने का या कंट्रोल रेगुलराइज करने का या उनको सिस्टम के अंदर लाने का जो मैकेनिज़्म है, वो जो डिमांड और प्रोविज़न का जो गैप है उसके कारण वो बढ़ते जाता है, गैप बढ़ते जाता है। तो उसका फ़र्क ये पड़ता है कि जो लेआउट्स डेवलप होते हैं, लेआउट्स प्राइवेट ओनरशिप पे डेवलप होते हैं। इंडिया के अंदर सारे सिटीज़ में प्राइवेट ओनरशिप में लेआउट डेवलप, गवर्नमेंट लेआउट डेवलप नहीं करती है, तो प्राइवेट डेवलप करते हैं। और जब प्राइवेट डेवलप करते हैं तो उनसे अपेक्षा होती है कि वो सीवेज मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट और बाकी सारे मैनेजमेंट्स को साइंटिफिकली करें। पर इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि उसका प्रभाव, उसका जो फ़र्क, उसका इम्पैक्ट इन सारी चीज़ों पे पड़ता है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अर्बन फ्लड है। तो अर्बन फ्लड का अगर हम माइक्रो लेवल वो देखें, स्वरूप देखें, तो वो जाके रुकता है लेआउट के ऊपर ही, क्योंकि लेआउट में अगर प्रबंधन बराबर होगा तभी जाके हम उसको होल सिस्टम को, होलिस्टिक सिस्टम को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो लेआउट्स में अगर हमें सारी जो लेआउट्स डेवलप हो रहे हैं उन सारे लेआउट्स का होलिस्टिक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। यानी मान लीजिए एक सीवेज सिस्टम है तो एक लेआउट, उसके बाजू में जनरेट होने वाला दूसरा लेआउट, उसकी कंटिन्यूटी को हमेशा देखना पड़ेगा कि ये सीवेज मैनेजमेंट, क्योंकि सीवेज साइंटिफिक फैक्टर से कंट्रोल होता है कि ग्रेडियंट बराबर होना चाहिए, उसके साइज बराबर होना चाहिए, उसका फ्लो डायरेक्शंस बराबर होने चाहिए। अगर उसमें कहीं व्यवधान आया, उसमें कहीं वो आया तो ब्रेक होगा और उसके कारण प्रॉब्लम जनरेट होंगे। और दूसरी चीज़ है कि लेआउट्स में सीवेज मैनेजमेंट के जो विषय है उसमें हमें सीवेज ट्रीटमेंट के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा कि सीवेज मैनेजमेंट इन डिफरेंट लेआउट्स शुड बी इंटीग्रेटेड। वो उसको हम इंटीग्रेट करें कि मान लीजिए 30-40 लेआउट्स हैं, उनका मिल के हम एक सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद उस पानी को नेचुरल ड्रेन में हम ट्रीटमेंट के बाद उसको ड्रेन में डालें, तब जाके दोनों चीज़ें सॉल्व होंगी कि हमारी नेचुरल सिस्टम भी क्लीन रहेगा और हमारा जो फ्लड्स के समय और बाकी समय जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनकी तरफ भी हम ध्यान दे पाएंगे। तो लेआउट्स मैनेजमेंट का ये जो विषय है इसकी तरफ जाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लेआउट मैनेजमेंट अगर सही होगा, अगर साइंटिफिक होगा, तो हम सारी चीज़ों को होलिस्टिक लेवल पे, जिसको हम इंजीनियरिंग की भाषा में बोलते हैं फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी आप जब प्लान करो तो होल सिस्टम को प्लान करो और जब मैनेज करो तो फिर मैनेजमेंट पार्ट से करो। मतलब जब विजन बनेगी तब पूरे एरिया की बनेगी, उसमें फिर जब उसका ऑपरेशन होगा तो वो छोटे यूनिट से होगा। तो जब हर यूनिट का ऑपरेशन बराबर होगा तो ऊपर जो होलिस्टिक विजन है वो विजन बराबर अपनी सही जगह पे आ जाएगी। तो सारे विषयों को, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो सीवेज हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये सारे
विषय जुड़े हुए हैं। इन सारे विषयों का एक साथ जब हम विचार करके सारी प्लानिंग करेंगे तो वो प्लानिंग एक्चुअली लेआउट लेवल पर ही होगी, माइक्रो लेवल पर ही होगी। और जब माइक्रो लेवल पे होगी तो होलिस्टिक रिजल्ट्स अपने आप अच्छे आ जाएंगे। जी ओके। तो सर ऐसे में इन फ्यूचर ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशन ली जा सकती है? उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिसको हम जो चर्चा कर रहे हैं, पानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बारिश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब क्लाइमेट तो चेंज होगी, क्लाइमेट चेंज होने वाला है। वो किसी काउंसिल के हाथ में नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज को रोक दें, काउंसिल या किसी संस्था के हाथ में नहीं है। हाँ, हमको ओवरऑल अगर हम सोचें पूरे दुनिया के बारे में तो निश्चित हम क्लाइमेट चेंज को कम करने की बात कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी काउंसिल उसको मैनेज नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमें उस क्लाइमेट चेंज या उससे उत्पन्न होने वाले प्रभावों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वी शुड बी रेडी कि ठीक है, अगर बारिश अगर 150 mm हो गई 1 घंटे में, कल को हो सकती है, तो अगर वो 150 mm बारिश होती है तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो हमें हमारे हाइड्रोलॉजी, जिसको मैं कहता हूँ कि सरफेस हाइड्रोलॉजी, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, यानी पानी से संबंधित जितने साइंटिफिक विषय हैं उनका प्रबंधन जो है, उस पूरी ब्रांच को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। उस हाइड्रोलॉजी के हिसाब से हमारे शहरों को बसाना पड़ेगा। जो अभी होता है, अभी क्या होता है कि उसके लिए अब शहर जो है ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति, हम ये कहें कि सिर्फ एक आर्किटेक्ट आके बता देगा कि किस ढंग से शहर बसना चाहिए, जो आज हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत सारे विषय आते हैं। हाइड्रोलॉजी उसमें एक विषय है, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक विषय है, उसके बाद सीवेज मैनेजमेंट एक विषय है, उसके बाद खुली जगह, साइकोलॉजिकल ओपन स्पेसेस, वो एक अपना विषय है। तो बहुत सारे विषय होते हैं, तब जाके एक शहर सुंदर बनता है। अब शहर को सुंदर बनाना एक बात हो गई, और आपदा प्रबंधन, सेफ्टी एक बात हो गई। तो हमारी हाइड्रोलॉजी को जब हम अच्छी तरह से विचार करके हमारे शहरों का दोबारा रीलुकिंग करेंगे कि हमें अब करने की क्या ज़रूरत है, हम आज देखें कि हमारे शहर की स्थिति क्या है, हाइड्रोलॉजी के हिसाब से क्या स्थिति है, और क्या करने की ज़रूरत है। जब 150 mm बारिश होगी तो क्या रिक्वायरमेंट है, हम वो देखें। उसमें क्या कौन सी चीज़ें आती हैं कि हमारी नालियाँ सफिशेंट है कि नहीं, उन नालियों का साइज़ सफिशेंट है कि नहीं, उसकी अवस्था बराबर है कि नहीं, उसमें सॉलिड वेस्ट तो जमा नहीं है, उसके बाद वो नालियाँ हैं कि नहीं। कई बार वो नालियाँ गायब भी हो जाती हैं, जो नेचुरल ड्रेनेज होती हैं वो गायब हो जाती हैं। तो उनकी अवस्था, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी एडिक्वेसी, मतलब उनकी बराबर मात्रा में होना, ये सारी चीज़ों का हम अगर चेक करें तो हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पड़ सकते हैं। तो इसमें जैसे हम नागपुर की बात करें तो हमारी 3 बेसिक हाइड्रोलॉजिकल चैनल्स हैं। नाग रिवर है, पोहरा रिवर है, पीली रिवर है, ये 3 बेसिक रिवर है। फिर इनकी सब्सिडरीज हैं। इन सब्सिडरीज को हमने कई जगह हमने देखा, इनके अंदर कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। उन कंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करें। हम लोगों से हमेशा अच्छा बन के नहीं रह सकते। एडमिनिस्ट्रेशन को एक्चुअली जो बात करनी है वो करनी पड़ती है। आप ये नहीं सोच सकते कि हमेशा ये आदमी दुखी हो जाएगा या ये आदमी हमारे अगेंस्ट में मोर्चा लेके आ जाएगा। जहाँ पर हाइड्रोलॉजी है, जहाँ पर निसर्ग है, वहाँ हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि नहीं, ये बात इस तरह से नहीं चलेगी, ये आपके हक में ठीक नहीं है, और अगर ये इससे त्रास होगा तो आपको ही होगा। एक्चुअली एक संवाद की ज़रूरत होती है जब हम किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, चाहे वो शहर के अंदर, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग एक जगह रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा होता है। वो अलग अलग समुदायों से आते हैं, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग इनकम ग्रुप से आते हैं। तो हमें उनके साथ संवाद करना बहुत ज़रूरी है। तो संवाद किस ढंग से हो, जनरली देखा जाता है कि ये संवाद होता ही नहीं है। तो संवाद होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को समझाना चाहिए, हमें लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि ये करना आप ही के लिए, जो कुछ हो रहा है ये आपके लिए, और ये आप अगर इस तरह से हमारा सहयोग करेंगे तो निश्चित ही प्रॉब्लम से हम बाहर पड़ेंगे। तो ये थे डॉक्टर काट पटाल, आप देख रहे थे नागपुर टुडे।